आज हम पढ़ने वाले हैं कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो एक्चुअली दो लॉज का कॉम्बिनेशन है, एक बियर्स लॉ और एक लैम्बर्ट्स लॉ। ये दोनों इंडिविजुअल लॉज है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है बिकॉज ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ये लॉ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूवी किस प्रिंसिपल से काम करता है। एंड यूजुअली हाई चांस कि आपको ये पहले से पता होगा कि हमारे पास यूवी में एक क्यूवेट होता है जिसमें एक सोल्यूशन भरा होता है जो हम फिल करते हैं। ये सोल्यूशन जो होता है इसमें बहुत सारे एनालाइट होते हैं, एनालाइट मॉलिक्यूल्स। ये एनालाइट क्या होते हैं? ये है एनालाइट। ये एनालाइट बेसिकली अब्जॉर्बिंग स्पीशीज होते हैं। अब अब्जॉर्बिंग स्पीशीज मतलब क्या? ये अब्जॉर्ब करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ को मैंने यहाँ लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया है। सो लेट्स से हमने एक लाइट इंसिडेंट की इस सोल्यूशन पर I0 इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर लैम्बडा पर। ओके, एक कोई भी हमने पर्टिकुलर लैम्बडा की वैल्यू फिक्स कर ली, जैसे लेट्स से 257 नैनोमीटर्स। तो क्या होगा कि ये जो I0 इंटेंसिटी की लाइट अंदर गई, इसमें बहुत सारे जो एनालाइट मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने ये लाइट एब्जॉर्ब की और बाकी की लाइट ट्रांसमिट हो गई, जिसे हम कहेंगे IT। ये ट्रांसमिटेड है इसलिए T से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये IT जो होता है ना, वो इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी से हमेशा कम होती है। ओके, सो IT इज लेस देन I0 ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एनालाइट मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही सोल्यूशन में, और वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो लाइट की इंटेंसिटी नेचुरली कम हो जाएगी। ओके, सो ये बेसिक्स है यूवी का, और ये जो लाइट है इसे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इन द एंड। ओके, वो हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। सो फर्स्ट हम समझेंगे लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या स्टेट करता है? लैम्बर्ट्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस से। अब ये थिकनेस किस चीज़ की? ये जो क्यूवेट है ना, ये क्यूवेट, ये कंटेनर की जो थिकनेस है इसे T कहा जाता है। सो ये A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी थिकनेस ऑफ क्यूवेट। ओके, विच इज़ द कंटेनर। ये जो कंटेनर है ये इसकी थिकनेस T है। अब जाहिर सी बात है कि लैम्बर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि लेट्स से कि हमारे पास ये इतनी थिकनेस की एक क्यूवेट है और इतनी थिकनेस की क्यूवेट है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास अलग अमाउंट्स में सोल्यूशन भरेगा, बिकॉज दोनों की कैपेसिटी अलग है। एज हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा पतला सा है, सो इसमें कैपेसिटी कम होगी, और ये थोड़ा बड़ा है, सो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको T डैश रिप्रेजेंट करते हैं, इसको T। ओके, सो अगर सोल्यूशन इसमें कम भर रहा है, यानी इसमें 4 एनालाइट मॉलिक्यूल्स है लेट्स से, और इसमें लेट्स से डबल है, मतलब यानी कि ये थिकनेस इस थिकनेस की डबल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें आइडियली 8 मॉलिक्यूल्स एनालाइट के भरने चाहिए, राइट। अब 8 एनालाइट मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइट भी एब्जॉर्ब सभी करेंगे, यानी इंटेंसिटी भी उतनी ही कम बाहर आएगी, राइट। सो एब्जॉर्बेंस उतनी ही बढ़ेगी। दैट इज व्हाट लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स। ओके, इसे अलग भाषा में कहा जाता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक radiation decreases exponentially with increase in thickness of absorbing species.
अरिथमेटिकली। अब इसे एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहला ये है कि इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोक्रोमैटिक यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का। ओके, ये जो मोनोक्रोमैटिक वर्ड है, दिस मीन्स पर्टिकुलर वेवलेंथ। जैसे हमने यहाँ पर 257 नैनोमीटर्स ली थी, राइट? ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जब बीम आती है विथ अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, जिसे हम I0 कहेंगे, ये डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्या होता है कि लेट्स से एक हमने नंबर ले लिया 1, ओके, इसको हम एक अगर इंटू 3 करते हैं तो ये 3 आएगा। अब वापस इंटू 3 किया तो 9 आएगा, वापस इंटू 3 किया तो 27 आएगा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ओके, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, इसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली तक हो गया विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज। अब एब्जॉर्बिंग स्पीशीज की थिकनेस से इसका मतलब है कि क्यूवेट की थिकनेस, क्योंकि हम क्यूवेट को ही फिल कर रहे हैं, तो एब्जॉर्बिंग स्पीशीज का जो थिकनेस है वो ही क्यूवेट का थिकनेस है, उसका मतलब वही हुआ। ओके, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज एरिथमेटिकली। अब एरिथमेटिकली क्या होता है कि हमने लेट्स से हमारे पास वापस से 1 है, इसमें हमने 1 ऐड किया तो 2 बना, इसमें और एक बार 1 ऐड किया तो 3 बना, ऐड किया 4 बना। ये होता है एरिथमेटिक चेंज। ठीक है, इसमें ऐसे ऐड कर करके बन रहा है, एक्सपोनेंशियल यानी मल्टीप्लाई कर करके बढ़ रहा है। ओके, सो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। सो लैम्बर्ट्स लॉ का ग्राफ ये होगा कि यहाँ जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं यानी ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास एक डिक्रीज इन इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर हमें इंक्रीज इन थिकनेस मिलेगी। ठीक है, तो थिकनेस लेट्स से 1 सेंटीमीटर, यूजुअली सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाता है थिकनेस को, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिथमेटिक जो इंक्रीज है 1 से 4 की तरफ, वैसे 1 की 5 की तरफ, 1 से 5 की तरफ हमने एरिथमेटिक इंक्रीज किया है। और इस केस में हमारे पास है 1 से 10, सो 10 टाइम्स हुआ, 10 से 100, सो 100 टाइम्स हुआ, 100 से 1000, सो वापस 10 टाइम्स हुआ, 1000 से 10,000, सो वापस 10 टाइम्स हुआ, राइट? सो हम इसे बार बार 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 10x इंक्रीज ऊपर जाते वक्त। ओके, और हम ये जब देखेंगे तब हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये होता है लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, तो दिस इज लैम्बर्ट्स लॉ। अब ये थिकनेस जो है हम इसे b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। हम ऐसे कह देते हैं कि ये छोटा b जो है ये बेसिकली थिकनेस है। ठीक है, तो ओके, सो ये है लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट है बियर्स लॉ। अब ये चीज़ भी काफ़ी सिमिलर है लैम्बर्ट्स लॉ के साथ। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब ये कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का? जो हमने क्यूवेट में सोल्यूशन भरा है इसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के सोल्यूशन में कितने एनालाइट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाएगा। तो लेट्स से इस लॉ के हिसाब से बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से हमारे पास सेम थिकनेस की क्यूवेट है। ओके, मतलब हमने इस केस में थिकनेस को वेरी नहीं किया हुआ है, हमारे पास ये दोनों सेम थिकनेस की क्यूवेट है T, बट हमने इसमें जो सोल्यूशन भरा है इसमें लेट्स से हमारे पास 5 एनालाइट मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें जो सोल्यूशन भरा है इसमें हमारे पास 9 एनालाइट मॉलिक्यूल्स है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एनालाइट है वही एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ है, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो इसमें ज़्यादा होगा, राइट, इसके कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें एनालाइट मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब करने वाली स्पीशीज़ है वही कम है। तो बियर्स लॉ का मतलब वही होता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ओके, सो इसे कहा जाता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, छोटा सी है ये. ओके, जस्ट अ मिनट, इसे जस्ट सो कंफ्यूजन ना हो, ये छोटा सी है. ओके, सो ये हमारे पास बनकर आता है बियर्स लॉ. अब अगर इसका स्टेटमेंट आपको देखना है तो वो बहुत सिमिलर है. द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, सो ये पार्ट तो सेम है लैम्बर्ट्स लॉ जैसा, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with increase in concentration of absorbing substance arithmetically. तो ये बेसिकली सेम चीज़ है. आप ग्राफ भी सिमिलर ही बना सकते हो, जस्ट इसमें आपको जो थिकनेस है, थिकनेस उसके बदले कॉन्सेंट्रेशन डाल देना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस जो ये दोनों लॉज में है. ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है. ये B जो है वो थिकनेस है, राइट. और हमारे पास और एक चीज़ है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसमें ये C है कॉन्सेंट्रेशन. तो इससे हमें क्या पता चलकर आता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड C, राइट, बिकॉज ये दोनों कॉमन है टर्म्स, और ये दोनों साइड पे जो टर्म्स है वो दोनों अलग है. सो हम लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड C, जहाँ पर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू ABC. ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप जो लैब में जो कैलकुलेशंस करते हो उसमें भी ये फॉर्मूला कई बार यूज़ हो जाता है. ओके, अब इसमें जो असली खेल है ये इक्वेशन में, इसमें यूनिट्स का है. ओके, अब आपको पता है कि एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट्स नहीं होती, इसकी नो यूनिट्स, राइट. इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर्स में ही होती है. ओके, सो अब हमारे पास जो A है और C है, ये दोनों की जो यूनिट्स है, इससे हमें खेल खेलना है. सो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है उसकी 3 अलग यूनिट्स हो सकती है. ओके, अब अगर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है ग्राम्स पर लीटर, फिर जो A है ना, ये A छोटा सा A, इसे कहा जाएगा एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, अब जब ये जैसे कि आपको इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे इसकी यूनिट्स चेंज होगी ना, इसका नाम चेंज होता जाएगा. यूनिट चेंज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, उससे नेम चेंज फॉर स्मॉल a. ओके, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्राम्स पर लीटर्स की टर्म में है तो इसका A का जो नाम होगा वो एब्जॉर्प्टिविटी होगा. ओके, और A का जो यूनिट आएगा वो आप इजीली निकाल सकते हो. A का जो यूनिट आएगा वो होगा 1/BC, बिकॉज A का तो इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं, सो हम उससे निगलेक्ट कर सकते हैं. तो ये B और C जो है वो ये साइड चले जाएंगे, जिससे आपको मिलेगा ये जो छोटे A का यूनिट है वो 1/BC. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि 1/B का आपको पता है सेंटीमीटर, इंटू C का आपके पास यहाँ पर है ग्राम्स पर लीटर, जो हो जाएगा लीटर पर सेंटीमीटर इंटू ग्राम. ये होगा यूनिट एब्जॉर्प्टिविटी का. ओके, एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट ये होगा. सो आप देख सकते हो कि A का यूनिट कैसे कैसे चेंज करता जाएगा जैसे जैसे C का यूनिट चेंज करेगा, राइट. अब नेक्स्ट पर आते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जो हमारे पास है वो हमारे पास मोल्स पर लीटर में है, तो ये जो A यूनिट है, A टर्म है, इसे E भी कहा जाता है. दिस इज द अब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म है एप्सिलॉन का. ठीक है, तो ये हुआ एप्सिलॉन. जब इसे कहा जाता है मोलार एब्जॉर्प्टिविटी. जैसे आपके पास यहाँ पर एब्जॉर्प्टिविटी था, इसमें मोल्स के टर्म्स में आ गया,
सो इसका नाम हो गया मोलार एब्जॉर्प्टिविटी। जो मोल्स के टर्म्स में आ गया तो मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, और इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें इक्वेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू EBC, क्योंकि ये जो छोटा ए था वो एप्सिलॉन से रिप्लेस हो गया। अब इसमें भी अगर देखने जाए तो A का यूनिट यानी एप्सिलॉन का यूनिट हो जाएगा 1/B इंटू सी। इसमें B तो अभी भी सेंटीमीटर्स में ही है, और C जो है वो है मोल्स पर लीटर में। तो ये हो जाएगा लीटर पर सेंटीमीटर इंटू मोल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन यानी मोलार एब्जॉर्प्टिविटी। और जो लास्ट है कॉन्सेंट्रेशन का टर्म जो आ सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशंस में जो आप लैब में करते हो यूजुअली। ये होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म होगा वो होगा ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स। ओके, और इसे कहा जाता है, ये जो ए टर्म है इसे A 1% 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। 1% क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है, और सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि B की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है। ओके, तो ये 1% 1 सेंटीमीटर, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। ओके, और ये स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लैब में कैलकुलेशंस के लिए। और अगर आप देखने जाएं अब इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप A का यूनिट निकालने जाओगे, यानी A 1% 1 सेंटीमीटर का यूनिट, ये हो जाएगा 1/BC जो है 1 सेंटीमीटर अगेन, और ये होगा ग्राम्स पर मिलीलीटर्स। ओके, हम 100 कंसिडर ना भी करें तो भी हम लिख सकते हैं, बट इसमें 100 कंसिडर करके चलेंगे। तो इसका हो जाएगा ml पर सेंटीमीटर इंटू ग्राम्स। ये हो जाएगा A 1% 1 सेंटीमीटर का यूनिट। अब ये था बेसिक इंट्रोडक्शन बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का। इसका एक डेरिवेशन भी आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके डिविएशंस भी आते हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।